देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम। भूमध्य सागर में अपने आप को राजा समझने वाले तुर्की ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। दरअसल भारत के त्रिकंड जो युद्धपोत है उसको घेरने की कोशिश करते हुए तुर्की की तरफ से भारत को धमकी दी गई कि 18 घंटे का अल्टीमेटम है, इसको हटा लीजिए वरना अंजाम खतरनाक होंगे। अब भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी एक रणनीति से न सिर्फ तुर्की को करारा जवाब दिया बल्कि सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि भारत ने भूमध्य सागर में 4 युद्धपोत उतार दिए, जिससे जो तुर्की के युद्धपोत हैं वो ठिकाने लग गए, यानी किनारे आ गए और तुर्की को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना उसके लिए घातक हो सकता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, तुर्की ने क्या सोचकर भारत से पंगा लिया और ये भूमध्य सागर का जो पूरा विवाद है आखिर क्या है? तुर्की क्यों इस पर अपना पूरा राज जमाता है? शबनम, सबसे पहले भूमध्य सागर का महत्व क्या है भारत के लिए वो समझ लीजिए। बिल्कुल। रशिया से जितने भी हमारा ट्रेड आता है वो भूमध्य सागर से होते हुए हमारे तक पहुंचता है। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, जो मतलब पहले यूएसएसआर के हिस्से हुआ करते थे, उनके साथ जो भी व्यापार है वो भी उधर से ही होके आता है। तो एक तो ट्रेड रूट का महत्व है। दूसरा यह है कि भूमध्य सागर में तुर्की अरब का लगभग दबदबा है, क्योंकि बाकी देश हैं भी तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे अजरबैजान हो गया, अल्जीरिया हो गया, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, इस तरह के देश हैं, तो उनकी चलती नहीं थी। अब भारत और टर्की के रिश्ते अच्छे करने की कोशिश में भारत ने बहुत कदम उठाए थे पहले, जैसे ऑपरेशन दोस्त चलाया था कि जब टर्की में भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में शामिल था। बिल्कुल। लेकिन जो अर्दोगन है, ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस के कारण उनको बनना है मुस्लिम देशों का खलीफा। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद चल रहे थे तो उन्होंने बड़ी लकड़ी उठाई और उन्होंने अपने जो भी मिसाइल ड्रोन जो भी देने थे वो पाकिस्तान को बेचा और वहां की और वो भी वहां की का जो नेवी वारशिप था वो भी आया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ठीक है, आपको अगर उधर बनना है खलीफा तो भारत भी कुछ ना कुछ करेगा ही। बिल्कुल। तो 3 देशों के साथ टर्की का विवाद चलता है और वो है सीमा विवाद भी है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि अटैक किया था 1975 में, उसके मैं बता रहा हूं बाद में। तो ये देखिए वो 3 देश हैं, ग्रीस, अल्जीरिया और साइप्रस। ये तीनों देश ईसाई देश हैं और ये तीनों ईसाई देशों के साथ टर्की का प्रॉब्लम चलता है, विवाद है। साइप्रस के साथ 2 तरह के साइप्रस हैं, एक है टर्की साइप्रस और एक ग्रीक साइप्रस। हुआ यह था कि 1975 में टर्की ने आक्रमण करके अपने तरफ वाला हिस्सा उस पर कब्जा कर लिया है, साइप्रस के हिस्से पर। तो लेकिन जो ग्रीक साइप्रस है, यानी कि जो क्रिश्चियन साइप्रस मेजोरिटी वाला है, वो आज भी मान्यता नहीं देता और दुनिया के कई देश मान्यता नहीं देते। तो एक तो साइप्रस का विवाद। ग्रीस के साथ यही विवाद है कि ग्रीस वहां ईसाई देश है और वो जब भी इस तरह छोटे मोटे देशों पे, अल्जीरिया या इस पे आक्रमण करता है तो ग्रीस उनकी तरफ खड़ा हो जाता है। साथ भी पंगा है और अल्जीरिया के साथ भी पंगा है, क्योंकि अल्जीरिया भी ईसाई बहुल है और इसको मुस्लिम देशों के ऑटोमन अंपायर जो पुराना वाला था उसको बढ़ाने के चक्कर में उनके साथ झगड़ा वगड़ा होते रहता है। तो भारत ने सोचा कि चलो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास करके ग्रीस, साइप्रस और अल्जीरिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी भी तो साइप्रस गए थे। जी, आपको याद होगा कि G7 की बैठक के पहले प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस गए थे। बिल्कुल। और रक्षा मंत्री गए, हमारे विदेश मंत्री गए और डिफेंस डील्स वगैरह होने लगी। और उन देशों के साथ समस्या यह है कि अंधा क्या चाहे तो आंखें। भारत जैसा एक ताकतवर देश और हथियार भी मिल रहा है और आर्मी को ट्रेनिंग भी मिल रही है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले। भारत ने कहा कि ठीक है, तुम बनते रहना पाकिस्तान का दोस्त, हम भी कुछ दोस्त बना लेते हैं उधर। अब उसी मिशन के तहत ये नेवल एक्सरसाइज हो रहा है और नेवल एक्सरसाइज ग्रीस के साथ पहले हुआ, फिर साइप्रस के साथ हो रहा है और अल्जीरिया के साथ भी होगा और डील भी साइन होगी। और कि जब भी इनको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, नेवी इनके मजबूत करने, भारत इनकी मदद करेगा। तो यही वजह थी भारत से चिढ़ गया तुर्की। अब वो तो जैसे मेरा भूमध्य सागर में दबदबा है,
और इंडिया की वॉरशिप्स उतर के वहां पे प्रैक्टिस कर रही है मेरे दुश्मनों के साथ, तो मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा ही ना। तो वो इसी तरह धमकीबाज धमकीपर की तरह धमकी दे रहे हैं, पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। पहले उन्होंने 18 घंटे की धमकी दी, भारत ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तेरी धमकी की। भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम तो भाई ग्रीस के जो सीमा में है वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हु आर यू टू ब्लेम अस, और अल्टीमेटम तुम दे क्यों रहे हो। और तो उसने कहा कि नहीं, हम अगर आया तो हम मारेंगे, उस पर दाग देंगे, रॉकेट दाग देंगे। भारत ने कहा तू रॉकेट दाग दे। भारत ने इधर से 3 और जहाज भेज दिए जो ब्रह्मोस लदे हुए थे। कहा कि एक भी अगर रॉकेट छोड़ दे, ड्रोन्स भी आ गया ना, तो इतना ब्रह्मोस दाएंगे कि नानी याद आ जाएगी। तो उसके बाद से थोड़ा सा वो शांत हुआ है। ग्रीस के साथ हमारा नेवल एक्सरसाइज पूरा हो गया है। अब हमारा वही बेड़ा चला गया है साइप्रस, और फिर अब साइप्रस के साथ करेगा और फिर अल्जीरिया के साथ करेगा, और इन 3 देशों का ध्रुव बनाएगा भारत। और तुम तीनों क्या करो, सऊदी अरब क्यों परेशानी में आ गया है, क्यों टेंशन में आ गया है सऊदी अरब? दूसरा दादा सऊदी अरब था ना। अच्छा, अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की। भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के साथ कर तो ली, तो भारत को बुरा लगा। तो बुरा लगा तो भारत भी ऐसा कुछ करेगा कि उसको भी बुरा लगे। ये तो बैलेंस ऑफ पावर है ना। तो अब ये एक्सरसाइज कर रहा है। अब सऊदी सोच रहा है कि यार मेरा जो दबदबा था वहां इंडियन नेवी आ जाएगा, और इंडियन नेवी दुनिया की 5वीं सबसे टॉप नेवी में है। मतलब कि अगर टर्की और सऊदी दोनों की नेवी मिलकर भी लड़े फिर भी कुछ नहीं कर सकती। ये हाल है। तो ये तो उनको डर है ना, कितनी ताकतवर नेवी का प्रेजेंस अगर हो जाएगा भूमध्य सागर में, तो हमारे दबदबे का क्या हो। लेकिन तुर्की तो इसीलिए नाटो का सदस्य है ना पंकज जी। तो नाटो का सदस्य रहने से क्या हुआ, हम थोड़ी ना टर्की पे हमला कर रहे हैं। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि अगर हम मान लिया कि हम ग्रीस के वाटर में एक्सरसाइज कर रहे हैं या साइप्रस के वाटर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर टर्की ने किसी तरह की छेड़छाड़ की, तो हमें प्रतिरोध करने का अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत। उसके बाद हम चाहे ब्रह्मोस मार के उसको गिराएं या परमाणु पटक दे। मतलब हम तुर्की पर सीधा वार कर सकते हैं अगर तुर्की ने हिमाकत की तो। अगर हिमाकत की तो पहला अटैक उसकी तरफ से आया तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, वी आर फ्री। तो ये है एक अंतर्राष्ट्रीय, जब डिप्लोमेसी आप करेंगे तो एक शब्द है लिवरेज। किसके पास, किस देश के पास क्या लिवरेज है। तो भारत के पास लिवरेज ये है कि हमारे पास वो 3 ऐसे देश हैं जो कि ईसाई भी हैं। तो जाहिर तौर पे जो यूरोप के ईसाई देश हैं उनको मजबूरी में उनका साथ देना पड़ेगा, भारत के साथ आना पड़ेगा। तो वो मुस्लिम खलीफा के खिलाफ हमने ईसाई देशों का ध्रुव बनाया, और इजराइल भी फुल बैकिंग कर रहा है उन तीनों देशों का। तो अब ट्रंप डिसाइड करें कि उनको टर्की की तरफ रहना है या ईसाई देशों का साथ देना है। लेकिन तो उनके लिए भी थोड़ा सा डायलेमा है। ट्रंप को जहां फायदा लगेगा वहीं जाएंगे। ट्रंप अपना पर्सनल बिजनेस देख रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। अच्छा। उनका बेटे का क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस फले फूले, इसलिए पाकिस्तान को बेटा बना के रखे हुए हैं। अगर उनका ट्रंप की दोस्ती देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर से उनको नहीं पड़ती। उनकी दोस्ती आजकल तो शी जिनपिंग का 3 दिन से गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ का गुणगान करेंगे, सीरिया वाले वो आतंकवादी का जो पहले इन्होंने ही $10 मिलियन का इनाम रखा था, आजकल वो दोस्त हो गया है। नॉर्थ कोरिया वाला दोस्त हो गया है। जितना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनमें से कोई भी ट्रंप का दोस्त नहीं। तो ये भी देख रहे हैं ये दुनिया। तो ट्रंप को अपना निजी फायदा देखना है, उसको अमेरिका के फायदे से कोई मतलब नहीं है। और अमेरिका में थू थू हो रही है कि अब भारत, यूरोप, इजराइल को छोड़ के पाकिस्तान, टर्की, रशिया और वो नॉर्थ कोरिया वाला वो सबसे दोस्ती करते फिर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब 180 डिग्री टर्न कर दिया इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को अपना। एक चीज ये भी समझाइए कि जिस तरीके से भारतीय युद्धपोतों को भूमध्य सागर में तैनात किया गया और टर्की शांत हो गया जो अल्टीमेटम दे रहा था, क्या आगे कोई चुपचाप रणनीति बना सकता है? क्योंकि वो तो भूमध्य सागर का राजा अपने आप को समझता है, और सऊदी अरब भी। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप तुर्की का इतिहास देख लीजिए पूरा। वो कभी भी पंगे नहीं लेता, वो भौकाली से काम चलाता है। वो अल्जीरिया, अजरबैजान वगैरह की लड़ाई में अजरबैजान के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे
वॉर लड़ता है वो, जैसे ही कोई ताकतवर देश आता है ना, तो फिर वो अपने अब्बा अमेरिका के पास भागता है कि समझौता करा दे। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक भी चलाता है। वो खुद नहीं लड़ सकता ना, क्योंकि देखिए एक तरफ उसके रशिया है, हाँ। और दूसरी तरफ यूरोप है, तो लड़ने किससे जाएगा? और इन दोनों से लड़ा तो बढ़िया खेला हो जाएगा वहां। फिर सऊदी उसका साथ देगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मुस्लिम कंट्रीज में सबको खलीफा बनना है। टर्की को इसलिए खलीफा बनना है क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा उनके पास थे और ऑटोमन एम्पायर उनके पास थे, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को समझता है। सऊदी को इसलिए खलीफा बनना है क्योंकि मक्का और मदीना वो है स्पिरिचुअल कैपिटल, वो है इस्लाम का, सुन्नी इस्लाम का, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। ईरान को इसलिए खलीफा बनना है क्योंकि अकेला शिया मुल्क है। तो पहले ये इधर तो लड़ने आएगा तो अपने खलीफा बैठे हुए हैं दो चार। पाकिस्तान को इसलिए खलीफा बनना है कि एकमात्र इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु बम है। तो निपट नहीं, यूरोप से निपट नहीं सकता, रशिया से कर नहीं सकता, तो वो लड़ेगा किससे? बिल्कुल सही कहा आपने। और पंकज जी, जिस तरीके से साइप्रस से इसका विवाद है, अभी हाल ही में तुर्की के जो ये एर्दोगन हैं वो यूएन में बयान देते हैं, कश्मीर का राग अलापते हैं, तो भारत ने साइप्रस का राग तुरंत अलाप दिया। तो क्या अब साइप्रस को खुला सपोर्ट भारत का मिल रहा है? तो तुर्की इस चीज से परेशान है ज्यादा। ये मैसेज है, ये टर्की के लिए मैसेज है कि अगर तुम कश्मीर को लेके बकवास करोगे तो हम भी साइप्रस को लेके बकवास करेंगे, क्योंकि तुमने भी आधा साइप्रस पे उसी तरह कब्जा जमा के रखा है जिस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा जमा के रखा है। तो तुम 1975 वाला कब्जा छोड़ो और फिर हमारा 1947 वाला प्रॉब्लम की बात करो। बिल्कुल। और भारत की तरफ से तो साफ कहा गया ना कि आप कौन होते हैं इस मामले पर बोलने वाले। वो तो देखते जाइए ना अभी। ये एर्दोगन आएगा भी, भारत के साथ दोस्ती के हाथ भी बढ़ाएगा, और अभी थोड़ा सा वो पाकिस्तान के चक्कर में, और अमेरिका को अभी चूंकि पाकिस्तान की जरूरत है ना, तो इसलिए वो कुल मिला के अमेरिका का चमचा है। कहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा है, लेकिन है वो चमचा। तो अमेरिका के इशारे पर अभी कुछ ना कुछ कर रहा है। जिस दिन वो बोल देगा अमेरिका कि चल भाई बहुत हुआ, हम ही नहीं सक रहे, तुम कहां सकोगे भारत से, तो फिर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन उसके लिए लगेंगे 2-4 साल अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी। तो देखा आपने कैसे भूमध्य सागर में तुर्की ने बाप बनने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में भारत ने अपने युद्धपोत उतारकर तुर्की की सारी अकड़ तोड़ दी और तुर्की को बता दिया कि अगर भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की तो अंजाम खतरनाक होगा। और तुर्की के साथ साथ सऊदी अरब के सपने को भी भारत ने चकनाचूर कर दिया। जिस तरीके से ये लोग खलीफा बनने के चक्कर में भूमध्य सागर में अपना राज जमाकर छोटे देशों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, भारत ने उन्हीं के साथ आकर इन तुर्की को भी और सऊदी अरब को भी सबक सिखाने का काम कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।